की कहानी है एक लड़की के संघर्ष की। आज की कहानी है एक पिता के संघर्ष की। आज की कहानी है एक पति के धोखे की। आइए जानते हैं इस कहानी को। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो के साथ अंत तक बने रहना चाहिएगा, क्योंकि ये लड़की एक मुस्लिम परिवार की बच्ची होती है। और आप सब समझते हो, अब तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड लोग हो गए हैं, सभी को पढ़ाया लिखाया जाता है। लेकिन ये सन 1989 की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है जो कि बेहद ही गरीब होता है। पिता कबाड़ा खरीदता है और बेटी बनती है जज। लेकिन उसके बीच में क्या क्या उसके साथ होता है और कैसे वो जीवन में अपने में अकेले रह जाती है, इन सबको जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। हर रोज मैं पुनर्जन्म और पुनर्जीवन की सच्ची घटना लेकर आती हूँ। लेकिन आज ये कहानी जो दिल को छू जाती है, जब मैंने इसके बारे में जाना तो वाकई में मुझे उस लड़की को सल्यूट करने का मन करता है। आप भी इस कहानी को सुनोगे तो वाकई में आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका भी दिल गदगद हो जाएगा। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पिलकुआ से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार रहता है। परिवार में एक बेटी है और एक उसका छोटा भाई है और माता पिता हैं। लड़की का नाम आसमा खां होता है और जो लड़का है उसका नाम सलीम होता है, और जो लड़की की माँ है उसका नाम सलीमा है। लड़की के पिता का नाम अब्दुल है। ये 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन जीवन में जो कठिनाइयां हैं, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। जो इस परिवार का मुखिया है उसका काम है सुबह ही वो अपनी साइकिल लेकर जाता है और घर घर से कबाड़ा इकट्ठा करता है, और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे उसका घर चलता है। ये बेटी जो होती है आसमा खां, इसे पढ़ने का बहुत शौक होता है, लेकिन वो पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं होता है। जब सरकारी संस्थाओं का उन्हें पता चलता है तो एक सरकारी स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करा देते हैं। वहीं से वो पढ़ती है और 10th और 12th कंप्लीट कर लेती है। वहां पर भी वो जो कबाड़ा बेचता था, जब उसमें कोई किताब उसे लगता था कि ये मेरी बेटी के लायक है, उसे वो घर ले आया करता था और उसे वो बच्ची पढ़ा करती थी। पढ़ने में इतनी तेज थी कि जो स्कूल से मिलने वाला होमवर्क था उसे भी कर लिया करती। और उसे करने का तरीका था, उसने एक दीवार जिस पर वो लिखती थी कोयले से, और दीवार पर लिखकर अपने सम्स को, यानी कि जमा घटा गुणा भाग को सॉल्व किया करती थी। और जो लिखने का जो स्कूल से एक सुलेख लिखने के लिए मिला करती, उस समय पर तख्ती हुआ करती थी, उस पर लिखा करती थी। स्कूल के लिए उसके पिता ने एक स्लेट खरीदी थी। खरीदी भी क्या थी, वो एक कबाड़े से खरीदी गई थी। वो अपनी बेटी को देता है और उसके लिए जो पेंसिल होती है, जो स्लेटी होती है, उसे ला कर देता है। वो लड़की उसे बचाने के लिए घर पर कोयले का इस्तेमाल करती है, सिर्फ उसे स्कूल में इस्तेमाल करती है। इस कदर तक उनके हालात बहुत खराब थे। अब लड़की 12वीं पास कर लेती है। जो छोटा बेटा है वो 8th क्लास में है। वो भी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार है। वो अपनी दीदी के नक्शे कदम पर चलता है। लेकिन जब 12वीं पास करती है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए, और बिना उस लड़की को पूछे एक रिश्तेदारी में एक लड़का देखते हैं और वहीं पर उसकी शादी कर देते हैं। लड़की शादी के बाद अपने पति रशीद के साथ खुश रहती है। काफ़ी कोशिश करती है अपने रिश्तों को अच्छे से संभालने की, परिवार को आगे बढ़ाने की। जो घर का सारा काम होता है उन सभी को बहुत अच्छे से करती है। लेकिन जो रशीद है वो बिल्कुल भी उस लड़की से प्यार नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था। उसने फिर भी 12वीं कर रखी थी लड़की ने। रशीद है वो कुछ ऐसा काम नहीं करता था। उसका काम बस ऐसे ही था, वो एक दुकान पर लगा हुआ था जहाँ पर वो लोहे कूटने का काम किया करता था। वो भी मध्यम वर्गीय परिवार था, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार था, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन रशीद आसमा खां को बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करता है। आसमा खां फिर भी अपने घर को चलाए हुए है और जिंदगी जी रही है। सास ससुर की सेवा करती है, सारे काम करती है। लेकिन एक दिन जब रशीद घर आता है तो वो आकर अपनी पत्नी आसमा खां से लड़ने लगता है। जब उसका पति लड़ता है तो आसमा खां पूछती है कि मेरी गलती क्या है, कम से कम मुझे मेरी गलती तो पता हो, जिस बात की मुझे सजा मिल रही है, जिस बात की वजह से मुझे डांटा जा रहा है। तभी रशीद कहता है कि क्या तुम्हें गलती जानने का अधिकार किसने दिया? इस घर में मैं जो बोलूंगा वही होगा। वो जो सिर्फ 8 पढ़ा था, वो लड़की जो 12वीं पढ़ी हुई थी, और वो उसकी सुनती है और कहती है ठीक है, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। लेकिन
उसकी सास कहती है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन ये हमारा भी काम ढंग से नहीं करती है, पता नहीं किताबों में डूबी रहती है। क्योंकि जो आसमा खाती, जो 12वीं के बाद की किताबें उसके पिताजी कबाड़े से लेकर आए थे, उसे लॉ की किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी, लेकिन उसे अब आगे लॉ कराने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर भी वो किताबें पढ़ती थी और उसी वजह से वो पूछती है कि मेरा मुझे जो सज़ा दी जा रही है, उसकी वजह क्या है? वो बहुत अधिकार से पूछती है, लेकिन ना वजह बताई जाती है, ऊपर से सास भी उसे ब्लेम करती है। जब रसीद को ये पता चलता है, तो रसीद उसकी किताबों को उठाकर आग लगा देता है। जैसे ही उस लड़की की वो किताबें जलती हैं, तो उसके सारे सपने उसे जलते हुए नजर आते हैं और वो फूट-फूट कर रोने लगती है। जब वो रोती है, तो उसका पति उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जाता है, क्योंकि आंगन में उन किताबों में आग लगाई गई थी और वो रोती-रोती अंदर चली जाती है। अंदर जाकर बहुत चुपके से वो एक बात कहती है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपसे और कुछ नहीं माँगा, मैं सिर्फ़ इन किताबों को पढ़ रही थी, तो इसमें कोई हर्ज हर्ज था? तभी वो उसका पति रसीद कहता है कि तुम पढ़ लिख जाओगी तो और सर पे नाचोगी, अभी तुम इतना करती हो, मुझे तुम्हारी आदतें बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मुझे तुम पसंद थी, पता नहीं क्यों मेरे माता पिता ने तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया। दरअसल जो रसीद था, वो जहाँ पर लोहा कूटा करता था, उस दुकान मालिक की बेटी से प्यार किया करता था। वो घर में बैठी आसमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करता था और वो उसे ही चाहता था। अब वो अपनी पत्नी से ऐसे लड़के जाता है और वहां से जाने के बाद अब वो उस लड़की को अपने घर ले आता है। उस लड़की का पिता भी राजी था, क्योंकि वो जो रसीद था वो बहुत मेहनती था और उसकी वो इकलौती बेटी थी। वो चाहता था कि ये मेरे घर रह ले तो मेरा परिवार सही रहेगा। लेकिन वो उस लड़की को जब लेकर आ रहा था, तो उसका पिता कहता है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, तुम क्या करोगे? इस बात पर वो कहता है कि आपको तो पता ही है कि हम जब चाहे तलाक दे सकते हैं। मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा और मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूँ। तो उसका पिता मान जाता है। वो घर में अपनी नई पत्नी को लेकर आता है। आसमा उस समय चूल्हे पर खाना बना रही थी। शाम का वक्त था। जैसे ही वो घर में आता है, उसे देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि आसमा को पहले से ही शक हो रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। लेकिन आज उसका पति एक लड़की को घर में ले आया था, तो वो उठ खड़ी होती है और वो पूछती है ये कौन है? तभी वो कहता है कि ये मेरी पत्नी है और आज से मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक 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 के 3 शब्द कहकर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। जैसे ही तलाक की आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता था उसके माता-पिता के इतने अच्छे हालात नहीं हैं कि वो अगर घर जाएगी तो उसकी कैसी ज़िंदगी कटेगी। रात का वक्त था, तो वो कहती है मुझे यहाँ रात बिताने दीजिए, मैं सुबह अपने आप अपने घर चली जाऊँगी। और रात को एक कमरे के कोने में पड़ी-पड़ी वो सारी रात वो दुःख, वो दर्द झेलती रहती है। जब उसका पति उसकी सौतन के साथ एक कमरे में था और सास भी आँगन में सुकून की नींद सो रही थी। वो रात भर अपनी सास को देखती है और अपने पति के उस कमरे की तरफ देखती है जिसमें कभी वो दुल्हन बन के आई थी। वो सारी रात इस टॉर्चर को सहन करती है और सुबह के 4 बजे वहाँ से अपने 2 जोड़ी कपड़े लेकर पैदल अपने घर की तरफ निकल जाती है। क्योंकि उसके पास ना पैसा था, ना ही कोई उसे छोड़ने वाला था, ना ही कोई उसे लेने आने वाला था, क्योंकि उसका भाई अभी छोटा था। वो अपने घर जाती है, उसका पिता उसकी हालत देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। उसका पिता पूछता है बेटा क्या हुआ? तो वो बताती है कि वो किसी से प्यार करते थे, वो उन्हें पत्नी बनाकर ले आए हैं और उन्होंने मुझे तलाक दे दिया है। इस बात पर वो पिता बहुत जोर से गुस्सा होता है और कहता है मैं जाकर उन्हें देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन आसमा खां अपने पिता का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बाबूजी, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है और मुझे यहाँ रहकर आगे पढ़ाई लिखाई करनी है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता शादी जैसी जिंदगी में। मैंने बहुत मेहनत की अपने रिश्ते को बचाने की भी, लेकिन यहाँ पर तो उसकी ही चलती है। ना किसी ने मेरी मर्जी पूछी, ना मुझसे कोई बात पूछी, ना मेरी सास ने मुझे रोका जिसकी मैंने इतनी सेवा की। लगभग 2 साल मैं उसके साथ रही हूँ और उसने मेरा बिल्कुल भी एक मान सम्मान नहीं किया। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे अपने दम पर जीना है, मुझे कुछ बनना है। पिता अपनी बेटी के जज्बात देखकर समझ जाता है कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। तभी वो कहता है कि जब 17 साल मैं तुम्हें अपने घर में रखकर पढ़ा सकता हूँ, तो अब भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा बेटा। मेहनत तुम्हारी होगी, कोशिश मेरी होगी। और पिता और माँ और बेटी अब एक दूसरे के साथ मिलकर खूब रोते हैं
और अब एक नई शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है। पिता का वही कबाड़े का काम था। अब वो जिससे भी जो किताब बेचता तो उनसे पूछा करता, मेरी बेटी कानून की पढ़ाई करना चाहती है, कि आपके पास ऐसी कोई किताब हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं उसके पैसे दे दूंगा। कुछ लोग वैसे ही दे दिया करते और कुछ लोग पैसे ले लिया करते। ऐसे ही करके वो अपनी बेटी के पास बहुत सारी किताबों का ढेर लगा देता है। जैसी किताबें उसके पति ने जला दी थी। अब उसे ज़रूरत थी कि वो कैसे करके किसी कॉलेज में एडमिशन ले, जिससे कि वो आगे की डिग्री कर सके, क्योंकि 12th वो पास कर चुकी थी। जब उसने 12th पास की थी तो एक टीचर थी जो उसे बहुत सराहना किया करती थी। वो उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। वो उनसे बात करती है, वो उन्हें राय देती हैं और वो अपने पैसे से उसका एडमिशन कराती है। एडमिशन हो जाता है, बच्ची अब डेली कॉलेज जाने लगती है और इस बात का पता उसके पिता को चलता है तो वो अपने कबाड़े में से पैसे जोड़कर उस मैडम के पैसे दे देता है। वो अपनी पढ़ाई दिन रात मेहनत करके करती है और अब उसकी एलएलबी कंप्लीट हो जाती है। एलएलबी जो उसने टॉप लेवल से पास की थी, तो उसके पिता का फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका अखबारों में फोटो आया था। जैसे ही अखबार में फोटो उसकी सास देखती है, तभी वो सास, क्योंकि इस समय को करीबन 3 साल हो चुके थे और 3 साल में वो दूसरी दुल्हन से भी थक चुकी थी। अब वो अपने बेटे को दिखाती है और कहती है, ये देखो, तुमने खरे सोने को छोड़ दिया और ये तुम क्या ले आए, ये कुछ भी नहीं करती। वो तो सारा दिन मेरी सेवा किया करती और अपनी पढ़ाई किया करती और सारे घर का काम किया करती और तुम्हारे नखरे भी उठाया करती। और जो दूसरी पत्नी आई है, वो ना तो उसके नखरे उठाती है, ना सास की सेवा करती है। मनमर्जी टाइम से सोती है, मनमर्जी टाइम से उठती है। बहुत ऐश की जिंदगी काट रही है। अब यहाँ पर उसका पति सर पर हाथ रखकर अपने आप को कोसने लगता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब उसकी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो प्रैक्टिस एक कोर्ट में करने लगी थी, वकील के पद पर। और अब वो आगे जज की तैयारी करने लगती है। लगभग 2-3 साल उसे लगते हैं जज की तैयारी में और जज के सिलेक्शन में, और पहले ही अटेम्प्ट में वो जज बन जाती है। जज बनने के बाद जब वो अपने फैसले लेती है, जब वो सारी चीज़ें लेती है, उसका पिता बहुत खुश होता है। उसका पिता कहता है कि वाक़ई में मैंने अपनी हीरे जैसी बेटी की शादी कर दी और उसकी ज़िंदगी नरक बना दी थी, लेकिन मेरी बेटी ने अपनी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी को वाक़ई में स्वर्ग बना दिया है। और उसका बेटा, जो वो भी कानून की पढ़ाई करता है, वो भी उसी लाइन से चल रहा है जिस लाइन से उसकी दीदी चली, और वो भी अच्छा पढ़ा लिखा एक अच्छा समझदार इंसान है। अब उसका पिता कहता है कि बेटा, अब तो तुम शादी कर लो। तभी वो कहती है कि पिताजी, मुझे शादी जैसे रिश्ते में नहीं बनना, मुझे ऐसे ही रहकर न्याय फैसले करने हैं। जो जिसके हक में न्याय होगा मैं उसी के हक में करूंगी। और अब वो देखती है कि उसका जो पति है वो अदालत में आता है। दरअसल वो एक चोरी के मामले में पकड़ा गया था और पुलिस उसे अदालत लेकर आती है। वहां पर उसकी जमानत के लिए कागजात लगाए थे, लेकिन उसके लिए उसे कोर्ट आना था। वहां पर जब उसकी पत्नी जज के पद पर बैठी थी, तो उसकी तरफ देखता है और सर नीचे झुका लेता है और सोचता है कि अब तो मेरी जमानत नहीं होगी। लेकिन वो जिस पद पर बैठी थी, उसने न्याय किया और जो उसके पति के कागज जमानत के लगे हुए थे, वो कागजात उसने सभी पास कर दिए, क्योंकि वो जो मामला था वो दरअसल झूठा मामला था। झूठे केस में उसकी पत्नी के पिता ने उसे चोरी के मामले में फंसाया था, क्योंकि जब वो उसकी बेटी कोई काम नहीं किया करती थी तो उसका पति उसे डांट दिया करता था और इस बात का उस पिता को बहुत बुरा लगा करता था। और ये जो महिला जज है वो सारे मामले को समझ चुकी थी और वो यहाँ पर न्याय करती हैं। यहाँ पर वो लड़का समझ जाता है कि वाकई में जब कोई जज का रूप लेता है तो वाकई में वो एक परमेश्वर का रूप हो जाता है। वो ना अपना देखता है, ना पराया देखता है, ना ही अपनी कोई दुश्मनी निकालता है, ना ही कोई द्वेष भावना रखता है। और यहाँ पर एक बड़ी मिसाल कायम करती है एक मुस्लिम परिवार के छोटे से घर की एक लड़की, जिसका पिता कबाड़ा बीनता था और कबाड़ा खरीदता था और कबाड़ा खरीद कर फिर उसे दूसरी जगह बेचा करता था। आपको ये संघर्ष की कहानी कैसी लगी? ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। ये आसमा खान ने हमें लिखकर भेजी है और वाकई में उनका जो दुख था, उनका जो दर्द था, वाकई में वो बहुत असहनीय था। लेकिन इन सबको पार करके वो अपने जीवन को सफल बना गई। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन लड़कियों के साथ धोखा होता है, फरेब होता है, जिन लड़कियों का कोई सहारा नहीं होता है, वो इस तरीके से अपने जीवन को बदल सकती हैं। क्योंकि कलम की ताकत एक ऐसी होती है जो हर ताकत पे भारी हो जाती है, जो हर अत्याचार को मिटा देती है। कलम की ताकत पर अगर आप जोर लगाते हैं,
अगर आप ध्यान से पढ़ाई करते हैं और मेहनत करते हैं तो वाकई में आप ज़िंदगी को आराम से काट सकते हैं। जैसे आज आसमा खां काटती हैं, आज उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, आज वो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तब उन्होंने ये कहानी मुझे लिखकर भेजी और वाक़ई में उन्होंने अपना दुःख दर्द जो मेरे साथ बयाँ किया, वाक़ई में बहुत ही मेरे भी इस कहानी को पढ़ने में रोंगटे खड़े हो गए थे। इसीलिए मैं इस कहानी को आप सबके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि मुश्किल कभी नहीं होती अगर हम स्ट्रांग होते हैं। हर मुश्किल को हम बहुत आसानी से पार कर लेते हैं, जैसे कि आसमा खां ने पार किया। आपको जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे से। बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, जिनमें पहला नाम आता है मंजू जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं। दूसरा नाम आता है मोहम्मद यासीन जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। तीसरा नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। चौथा नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। पांचवा नाम आता है सरयोवाला जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। छठवा नाम आता है रवान कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। सातवां नाम आता है परमजीत कौर जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बिटिया कहकर संबोधित करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आठवां नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से संबोधित करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बाकी जो नाम ले लिए रह गए हैं वो आगे ले लिए जाएंगे। तब तक ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।